नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश गायकवाड़, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक। साथियों, चर्चा चल रही है नई शिक्षा नीति 2020 की। पिछले वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की और उसमें प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा के बारे में हमने इस ड्राफ्ट में क्या है इसके बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा के बारे में, इस पॉलिसी में क्या प्रावधान किए हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि हायर एजुकेशन के लिए जो प्रावधान किया गया है। इसमें उन्होंने हायर एजुकेशन में डिग्री ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है जो 4 साल की डिग्री है विथ रिसर्च, और दूसरा पार्ट है जो कि केवल 3 साल की डिग्री का है। अगर मान के चलो आपने अगर बीए में एडमिशन लिया है और आप पहला साल पास आउट करते हो और अगर किसी कारणवश अगर आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हो, तो आपकी वो डिग्री वेस्ट नहीं जाएगी, आपको उस साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस डिग्री का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर दूसरे साल में आपने अगर कॉलेज छोड़ा या यूनिवर्सिटी छोड़ी तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर तीसरे साल बाद अगर आपने कॉलेज छोड़ा या तीसरे साल में अगर पास आउट हो गए तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल बाद अगर आप कंप्लीट करते हो डिग्री को तो बैचलर डिग्री और रिसर्च डिग्री, बैचलर विथ रिसर्च डिग्री, ऐसा आपको वो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसमें दूसरी बात ये है कि जो पहले साल के जो ग्रेड्स होंगे या मार्क्स होंगे उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अगले साल के लिए। दूसरे विभाग में जब एडमिशन लेते हो, दूसरे स्ट्रीम में किसी एडमिशन लेते हो, तो एक अच्छी बात है कि आपकी डिग्री जो है या आपका जो साल है वेस्ट नहीं जाता है। बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे शायद मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए था, या मुझे किसी और टेक्निकल फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए था। तो वो जो 1 साल है आपके डिग्री के, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। वो मार्क्स जो है आपके कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, और वो जो मार्क्स हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस बैंक में वो जमा किए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन रहेगा। और ये ऑनलाइन होने की वजह से ये मार्क्स में इन्फ्लेशन नहीं होगा या मार्क्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। साथियों, जहाँ तक कि पहले साल में डिग्री कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ने का मामला है, तो सरकार ने पहले से ही तय करके रखा है कि ये पहले साल में ही कॉलेज छोड़ सकते हैं बहुत सारे बच्चे, या दूसरे साल में ही छोड़ सकते हैं। तो सरकार ने पहले ही ऐसा मान लिया है और उसे नाम दिया है मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट, जो कि मेरी नज़र में सबसे घटिया बात है। क्योंकि अगर आपने पहले ऐसा मान लिया कि बच्चे बीच में से ही पढ़ाई छोड़ देंगे, तो जो कंपल्शन होना चाहिए था वो कंपल्शन नहीं रहेगा। और उच्च शिक्षा के लिए अगर वो नहीं रहा, तो आप सोचिए कि पहले साल में अगर उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो आगे पढ़ाई की क्या अहमियत रह जाएगी? तो क्या उस सर्टिफिकेट से उसको नौकरी मिल पाएगी? तो फिर सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का क्या मतलब है? जैसे कि स्किल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि कम उम्र में ही अगर उनको कारीगर बना दिया गया या उनको स्किल एजुकेशन दिया गया, तो आगे डिग्री तक पढ़ने की जो चाहत है, जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। और उसी तरह पहले साल में अगर पढ़ाई छोड़ने से भी आगे पढ़ने की चाहत जो है वो ख़त्म हो सकती है। अगर आपने पहले ही साल में अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लिया, पहले ही साल में अगर आपने डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, अगर ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है, तो आगे 4th ईयर तक पढ़ने की जो चाहत है या जो डिग्री कंप्लीट करने की जो चाहत है वो विद्यार्थियों में नहीं रहेगी। अगर बीच में से एजुकेशन छोड़ने के बाद जब 2-4 साल बाद वो फिर एजुकेशन लेने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार जब बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो उसके बाद में फिर से हम एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इस तरीके से अगर जो रिदम है उस रिदम से अगर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल अगर कंप्लीट किया जाए
तो ही मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन की जो डिग्री है वो प्राप्त हो सकती है, और उसे प्राप्त करवाने के लिए सरकार ने बहुत कुछ सख्ती रखनी चाहिए थी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले या दूसरे साल में कोई डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में इसमें इस पॉलिसी में एमफिल को पूरी तरह बंद कर दिया है। यानी जो पीएचडी के लिए जो एमफिल करना पड़ता था, वो एमफिल को पूरी तरह, इस डिपार्टमेंट को ही पूरी तरह बंद कर दिया है। तो पीएचडी यहाँ पे 4 साल वाली जो डिग्री है पीएचडी के लिए, वो 4 साल वाली डिग्री अनिवार्य होगी, जहाँ पे आपको डिग्री विथ रिसर्च आपको करना होगा। अगर मान लो आपने 3 साल की डिग्री ली है, तो 3 साल की डिग्री में आप पीएचडी के लिए अनिवार्य नहीं रहोगे, एलिजिबल नहीं रहोगे। तो भविष्य में अगर मान लो कि गलती से किसी विद्यार्थी ने केवल 3 साल का स्टडी कंप्लीट किया और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी पीएचडी करनी चाहिए, और अगर 3 साल का एक डिपार्टमेंट अगर अलग कर दिया और 4 साल का डिग्री वाला डिपार्टमेंट अगर अलग कर दिया, तो वो 3 साल वाले जो लोग हैं वो कभी भी पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा करना गलत है। अगर पीएचडी करनी है तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी रखनी चाहिए थी, पर 3 साल के लिए पीएचडी नहीं कर सकते हैं, ये जो प्रावधान किया गया है कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो जिन्होंने 4 साल की डिग्री की है, डिग्री विथ रिसर्च किया है, उनको केवल 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, और जिनकी 3 साल की डिग्री है जो विदाउट रिसर्च है, उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ़र किया गया है। और इसमें जो ख़ास बात है जो कि मुझे अच्छी लगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर सब्जेक्ट को चूज़ करने की। अगर मान लो आपने गलती से बीए में एडमिशन लिया है और आपको फ़िज़िक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो इसमें आप वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। तो सब्जेक्ट को चूज़ करने की यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो आर्ट का विद्यार्थी फ़िज़िक्स भी पढ़ सकता है, और साइंस वाला विद्यार्थी सोशल साइंस, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे हायर एजुकेशन में उन्होंने 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। यूनिवर्सिटी को 3 प्रकार में डिवाइड किया है। एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि रिसर्च बेस्ड होगी, एक यूनिवर्सिटी होगी जो टीचिंग इंटेंसिव होगी, और तीसरी जो यूनिवर्सिटी होगी, तीसरे प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है, वो होगी ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। यानी केवल डिग्री देने का वो काम करेगी, और ये केवल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी होगी। तो ऐसे जो अंडर ग्रेजुएट्स जो डिग्री देने के लिए जो कॉलेजेस हैं, ऐसे 4-5 कॉलेज मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग उन्होंने यूनिवर्सिटी का कैटेगराइजेशन किया है। तो ये सभी जो है एक प्रकार की ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्रिएट करेगी। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ है ये ऑटोनॉमस होंगी, और इसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी है। यानी कि जो रिसर्च के लिए जो रिसर्च बेस्ड जो यूनिवर्सिटी होगी, वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की होगी। उसके बाद में होगी टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी, और फिर आखिर में होगी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए डिग्री ग्रांटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी से एक प्रकार की क्रमिक असमानता पैदा होगी। इससे इंस्टीट्यूशनल भेदभाव पैदा होगा, जैसे आज भी हो रहा है। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में जो इतनी महंगी फ़ीस है, उसके वजह से हमारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन भी नहीं ले पाते, और केवल नॉर्मल डिग्री लेकर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजीनियरिंग कर पाते हैं। इंजीनियरिंग करने वालों की जो इनकम है वो आईआईटी से पास होने वालों की इनकम से काफ़ी कम होती है। बहुत ही ये इकोनॉमिकल जो भेदभाव है, वो जो फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा पैसे भर सकता है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, वो आईआईटी में एडमिशन लेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा।
और जो पैसा नहीं भर सकता है वो केवल एक नॉर्मल डिग्री लेगा या केवल इंजीनियरिंग करेगा और वो एक सामान्य जो नौकरी है वो नौकरी करता रहेगा। तो जिसकी वजह से भारत में एक आर्थिक असमानता पैदा होगी, क्योंकि अभी से ही इंस्टीट्यूशनल भेदभाव होगा। अगर ग्रेडेड ऑटोनॉमी से अगर इंस्टीट्यूशनल भेदभाव होगा तो आने वाले समय में आर्थिक असमानता भी पैदा हो सकती है, जो कि वर्तमान में चल रही है, ऐसा हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल भेदभाव को इस पॉलिसी में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ये पॉलिसी इक्वल एजुकेशन की बात कर रही है, तो इक्वल एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है साथियों। उसके बाद में सबसे घटिया बात तो मुझे ये लगी कि भारत की यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के बजाय, उसको बढ़ाने के बजाय, उनका दर्जा सुधारने के बजाय 100 टॉप के जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में कैंपस सेटअप करने के लिए इस सरकार ने परमिशन दी है इस पॉलिसी में। यानी सीधा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है इस पॉलिसी ने। प्राइमरी एजुकेशन और सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों को उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के साथ जोड़ने की बात की, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया। और यहाँ पे FDI लाने की अभी बात चल रही है हायर एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बार बार हम HECI की बात कर रहे हैं, तो HECI को इस पॉलिसी में लागू किया गया है। क्या है HECI? HECI का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का एक्ट है और जो कि 2018 में बना था, और UGC को हटाकर ये HECI लाया गया है। तो UGC में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, ये इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। क्यों UGC को बदला जा रहा है, क्यों UGC के जगह पर HECI को लाया जा रहा है, क्यों रेगुलेटरी बॉडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसी कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं है। केवल UGC को बदल कर HECI लाने की बात की गई है। और मेडिकल और लॉ कॉलेजेस जो हैं उनको छोड़कर, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको छोड़कर UGC, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन देने वाले जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये सारे ऐसी 10 प्रकार की रेगुलेटरी बॉडीज़ को ख़त्म किया जाएगा और एक ही सिंगल रेगुलेटर पॉइंट रहेगा, जो कि NHERC के नाम से वो सिंगल रेगुलेटर पॉइंट रहेगा साथियों। तो UGC के पास क्या मान्यता थी? UGC के पास यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देने का अधिकार था और मान्यता देकर, ग्रेड देकर उनको ग्रांट देने का भी अधिकार था। तो सरकार की तरफ से जो ग्रांट मिलता था वो ग्रांट देने का अधिकार यूनिवर्सिटी को UGC के हाथ में होता था। तो अभी UGC हटा दिया, HECI लाया। तो HECI क्या करेगा? HECI केवल यूनिवर्सिटीज़ को प्रमाणित करने का काम करेगा और जो ग्रांट देने का काम है वो ग्रांट देने का काम MHRD के हाथों में चला जाएगा। अब MHRD यानी क्या? MHRD को अभी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा मंत्रालय ऐसा नाम दिया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो ग्रांट देने का अधिकार अभी शिक्षा मंत्रालय के हाथों में चला गया है। और इसको MHRD को जो शिक्षा मंत्रालय ये जो नाम दिया है, ये भी RSS ने रेकमेंड किया है, RSS के रिकमेंडेशन से ये बदलाव हुआ है। और जहाँ तक ग्रांट देने का काम अगर MHRD के हाथों में चला जाएगा, तो यूनिवर्सिटी पर जो सरकार का हस्तक्षेप है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप बढ़ेगा। जो इंटरफियरेंस है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जहाँ तक ग्रांट मिलने की वजह से हमारे जो छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो छात्र हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ले पा रहे थे। लेकिन ग्रांट देने का अधिकार अगर सरकार के हाथों में चला गया, अगर वो ग्रांट नहीं मिल पाया यूनिवर्सिटीज़ को, अगर वो बंद हो गया किसी कारणवश, तो हमारे छात्र जो हैं ये कोई भी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकेंगे साथियों। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। तो HECI को लाना इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये हमारे बहुजन छात्रों को
हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन से दूर करने का मामला है। तो इसीलिए सभी लोगों ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तीव्र विरोध करना चाहिए, तीव्र निषेध करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो 3 प्रकार होंगे, इन 3 प्रकारों में से जो टाइप 1 यानी जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी होगी और टाइप 2 यानी जो टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी होगी, ये दोनों भी ऑटोनॉमस होंगी यानी स्वायत्त होंगी। और जो स्वायत्तता प्रदान की जाएगी उसके वजह से ये यूनिवर्सिटीज़ सरकार से कोई भी अनुदान नहीं ले सकेंगे। तो स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ सरकार से कोई भी अनुदान नहीं लेती हैं वो तब तक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी कहलाती हैं। तो अगर मान लीजिए कि सरकार से अगर कोई भी उनको अनुदान नहीं आ रहा है, कोई उनको ग्रांट नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे वो खुद का फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे और ख़ुद का फ़ीस स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि सामान्य वर्ग का जो विद्यार्थी है या जो गरीब तबके का जो विद्यार्थी है वो उन यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से ये जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है, ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी से ग्रेडेड इनइक्वालिटी पैदा होगी, क्रमिक असमानता पैदा होगी। उसके बाद में ये पॉलिसी फेसलेस इंटरवेंशन की बात करती है, यानी यूनिवर्सिटीज़ को जो मान्यता देने की जो बात है, जो NAAC द्वारा जो मान्यता दी जाती थी, जो कि UGC की एक बॉडी है, तो इसमें अभी फेसलेस इंटरवेंशन होगा, ऐसा इस पॉलिसी में कहा गया है। तो फेसलेस इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि जैसे NAAC सबसे पहले नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का जो निरीक्षण करती थी और तब जाकर वो उस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें इंस्टीट्यूशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अभी एक्रीडिटेशन का जो मामला है वो करने का काम अभी ऑनलाइन तरीके से होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे NAAC के द्वारा, NEAC के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ पे जाकर इंस्पेक्शन किया जाता था, सर्वे किया जाता था, निरीक्षण किया जाता था और उसके आधार पर विद्यार्थियों को कोई समस्या है या टीचर्स को कोई समस्या है, ये सारी बातों को इसकी परख की जाती थी, इसकी जानकारी हासिल की जाती थी, जिसके वजह से जो ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस सॉल्व हो सकते थे। स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स वो डायरेक्टली UGC के जो NAEC के जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने रख सकते थे। तो ये अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह बंद हो जाएगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ऑनलाइन रिपोर्ट पर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये आप सभी जानते हैं। खैर, उसके बाद में हायर एजुकेशन में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। केवल जो स्कॉलरशिप और फ्रीशिप है उसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा, इतनी ही केवल इसमें बात की गई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो फ़ीस स्ट्रक्चर में दिन ब दिन बदलाव हो रहा है, हर साल बदलाव हो रहा है, और स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही पुराना वाला स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है लेकिन स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है साथियों। तो बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से ये स्कॉलरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो सेट होना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ रहा है उस तरीके से स्कॉलरशिप भी बढ़ाना ज़रूरी है, और केवल पढ़ाना ज़रूरी नहीं, तो उसको शैक्षणिक वर्ष में ही लागू कर देना चाहिए, उसको उसी शैक्षणिक वर्ष में प्रदान करना चाहिए। ये भी सरकार द्वारा प्रायोजन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग के, बहुजन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं ये हायर एजुकेशन तक ना पहुंच पाएँ, ये हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ना ले सकें, इसके लिए पूरा प्रावधान, पूरा बंदोबस्त इस पॉलिसी में करके रखा है। और दूसरी बात, जहाँ पर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें तो
उनको उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। केवल चर्चा की गई है, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी। दूसरी बात, भारत में 7वीं के बाद 14 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो 14 करोड़ बच्चों को फिर से दोबारा एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए, फिर से उनको उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्रोग्राम इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। दूसरी बात, जहाँ पर महिलाओं की जाए तो जो छात्रा हैं वो छात्रा कम से कम 7वीं या 10वीं तक ही वो पढ़ाई कर पाती हैं। अगर कॉलेज उनके गांव में हो तो ही वो 10वीं 12वीं तक पढ़ पाती हैं। लेकिन अगर उनको पढ़ाई के लिए किसी दूर शहर में जाना पड़े या अन्य किसी गांव में जाना पड़े तो माँ बाप उनको भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि असुरक्षितता के मामले, महिलाओं की असुरक्षितता के मामले में भारत नंबर 1 पर है। और इसीलिए महिलाओं की जहाँ पर असुरक्षितता की बात है, इसीलिए बहुत सारी महिलाएं 7th और 10th स्टैंडर्ड के बाद में अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो उनका सहभाग बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए कोई कॉलेजेस, कोई स्कूल्स गांव में ही खोले जाएं। इस तरीके का प्रावधान महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का जो प्रोग्राम है वो इस पॉलिसी के अंदर दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, जो तबका हज़ारों सालों से जो शिक्षा से दूर है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी अगर बात करें तो हज़ारों सालों से ऐसे बहुत सी पॉपुलेशन है जो अब तक एजुकेशन की तरफ पढ़ी ही नहीं है, हज़ारों सालों से वो दूर है। उन लोगों को एजुकेशन में जोड़ने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई भी प्रावधान इस पॉलिसी के अंदर नहीं किया गया है। तो ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी केवल प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सरकार का काफ़ी पैमाने पर हस्तक्षेप इस पॉलिसी के अंदर बढ़ा दिया है और हम ये चाहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। जो एजुकेशन काउंसिल है या एजुकेशनल बोर्ड है, उनका ही सबसे ज़्यादा उसके अंदर सहभाग हो, उनका ही हस्तक्षेप हो, ताकि जो निर्णय लेने के जो अधिकार है वो उन्हीं के पास रहें। सरकारी स्कूलों को बढ़ाकर उनकी एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने का प्लान इस एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और हालांकि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के साथ जोड़ने की बात ये पॉलिसी कर रही है। आंगनवाड़ी में या प्री प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को जो पोषक आहार देने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये पोषक आहार में जो फूड क्वालिटी है, जो आहार की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को एक प्रोसेस थ्रू चेक किया जाए। इसके लिए एक प्रॉपरली कमीशन बिठाया जाए, इसके लिए कोई अच्छा सा संस्थान हो। इस तरीके का प्रावधान इसमें होना चाहिए था। मेरिट के आधार पर जो शिक्षक भर्ती की बात इस पॉलिसी के अंदर की गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक भर्ती मेरिट के आधार पर तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन SC ST OBC के जो प्रतिनिधि हैं, जो इनका जो प्रतिनिधित्व है, इसको ख़त्म किए बगैर उनके जो मेरिटधारी जो शिक्षक हैं, संख्या के अनुपात में उनको प्राधान्य देना चाहिए। और जहाँ पर टीचर्स के क्वालिटी को बढ़ाने की बात चल रही है, उसी प्रकार से एजुकेशन की क्वालिटी को भी सुधारा जाए, एजुकेशन टेक्निक को सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके की बातें भी इस एजुकेशन पॉलिसी में होनी चाहिए थी, जो कि देखने को नहीं मिलती। इस पॉलिसी में निर्णय लेने के सारे अधिकार ये केंद्र सरकार के हाथों में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों का सेंट्रलाइजेशन इस पॉलिसी के अंदर किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट से सारे अधिकार छीनकर सेंट्रल के पास दे दिए गए हैं। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन जो है वो सबसे घातक है, हानिकारक है, और जिसकी वजह से केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस इंटरफेरेंस को, इस हस्तक्षेप को कम किया जाए। यूनिवर्सिटी के ग्रेडिंग की जो ये पॉलिसी बात कर रही है, 3 प्रकार के जो टाइप बनाने की बात कर रही है, ऐसा ना करते हुए उन्होंने
सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक समान रखा जाए, एक ही दर्जे में रखा जाए और सभी छात्रों को टीचिंग बेस्ड हो या रिसर्च बेस्ड हो या सर्टिफिकेट बेस्ड हो, इन तीनों में भी एडमिशन लेने के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान करना चाहिए। उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर भी समान रखना चाहिए ताकि सभी बच्चे इन तीनों भी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। ऐसा प्रावधान इस पॉलिसी में करना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी कमियां खामियां हैं, जैसे कि हम हायर एजुकेशन की भी अगर बात करते हैं तो हमारे जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं उनको हायर एजुकेशन लेने के लिए शहरों में आना पड़ता है और शहरों में आकर पढ़ाई करने के लिए केवल हॉस्टल्स ही उनके लिए एक माध्यम होता है, एक ज़रिया होता है। और हॉस्टल्स की जो संख्या है शहरों में काफ़ी कम संख्या में होती है। जो गवर्नमेंट ग्रेडेड जो हॉस्टल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट मान्यता वाले हॉस्टल्स होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। तो हॉस्टल्स की कमी की वजह से उनको एडमिशन कैंसिल करके फिर से उनको उनके गांव लौटना पड़ता है। तो इस प्रकार से हायर एजुकेशन में जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसकी ओर भी सरकार ने थोड़ा सा अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी इस पॉलिसी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से, जिसके ऊपर ये पॉलिसी फेल हो रही है। और इसीलिए मैं राकेश गायकवाड़, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक के नाते इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मैं निषेध व्यक्त करता हूं, जिसके वजह से हमारे जो बहुजन वर्ग के जो विद्यार्थी हैं ये स्कूल से और हायर एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी का हम निषेध व्यक्त करते हैं और जल्द ही इसके विरोध में पूरे भारत में हम तीव्र आंदोलन चलाएंगे। ऐसी इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को ग्वाही देता हूं और यहीं पर रुकता हूं। फिर मिलेंगे। जय मूल निवासी, जय भारत।